कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करा है तकरीबन $500 मिलियन का। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और आज हम मेजर गोरवालिया की न्यू वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इंडिया गेट्स रेडी टू बाय हेलिना मिसाइल। इंडिया हेलिना नाम का मिसाइल कोई खरीदने जा रहा है। मेजर गोरवालिया इस वीडियो में उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करते हैं वो इस वीडियो को देखकर ही पता चलेगा। उससे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं अपना रिएक्शन वीडियो को लास्ट पर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करा है तकरीबन $500 मिलियन का खरीदारी। और ये खरीदारी, इसमें हेलिना मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक, और ये डिप्लॉय होंगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है। ये दिमाग में पहली बार तब आई जब ये लद्दाख वाला मामला, ईस्ट लद्दाख गलवान वाला मामला शुरू हुआ था। तो अब उसका सारा मामला खत्म हो गया, अब इसका इंडक्शन शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे यार इतनी हाइट है, 16-17 हजार पे, वहां पे टैंक तो कहां है? वहां पे तो इन्फेंट्री है, वहां पे तो पैदल सेना है। लेकिन दोस्तों बात यह होती है कि चाइना ने वहां पे लाइट टैंक्स डिप्लॉय कर रखे हैं, क्योंकि कई एरिया वहां पे मैदानी है जहां पे टैंक चल सकते हैं। तिब्बत जो है, तिब्बत, वो तो पूरा प्लेटू है, वो तो सपाट मैदान है, पहाड़ियां जरूर हैं आसपास, लेकिन तिब्बत इटसेल्फ इज अ प्लेटू। तो हम लोग जब चाइना से लड़ेंगे, टैंक से कौन लड़ेगा? टैंक से टैंक लड़ेगा। टैंक से टैंक लड़ेगा या फिर टैंक से एंटी टैंक वेपन लड़ेगा। तो हमारे जो लाइट टैंक्स हैं जोरावर, वो भी इंडक्ट हो रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग से प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस इक्विपमेंट भी बोला है कि हम लोग भारतीय सेना के लिए देंगे। तो इसके लिए अप्रूवल दिया है और ये काम जल्दी से जल्दी हो रहा है। दूसरी चीज है कि ये बहुत अच्छी खबर है कि टाटा, हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था, टाटा आईफोन बना रहा है भारत में। वाह, कमाल ये बहुत बढ़िया बात होगी भारत के लिए, क्योंकि टाटा बनाएगा, फिर टाटा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर, टाटा की डायरेक्ट जो बात होगी ना वो एप्पल से होगी। चाइना जो अभी कर रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट का भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। चाइना के पास एप्पल बनाने का ठेका नहीं है, राइट? वो जो एप्पल बनाने का ठेका है वो किसी और कंपनी के पास है, राइट? वो कंपनी ने फर्दर आउटसोर्स कर रखा है चाइना को, तो चाइना उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये जो टाटा वाले हैं, ये इन्होंने बेंगलोर में एक प्लांट भी देखा है जिसको ले रहे हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम बनाएंगे डायरेक्टली एप्पल के लिए फोन्स। और यहां से जब वो फोन बनाएंगे फिर वो फोन तक महदूद नहीं रहेंगे, फोन तक अपने आप को रोक के नहीं रखेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि देन दे विल से दैट वी विल मेक आईपैड्स आल्सो। ये बात हो रही है एक्चुअली कि हम लोग आईपैड भी बनाएंगे, हम वॉचेस भी बनाएंगे और वेरेबल्स भी बनाएंगे एप्पल के। पूरा एप्पल का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में क्रिएट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि टाटा से अच्छा और रिलायबल नाम कोई है नहीं दुनिया में। जो टाटा की क्रेडिबिलिटी है कि टाटा ने अगर बोल दिया ये काम होगा तो होता है, ये टाटा की क्रेडिबिलिटी है। तो ये टाटा वाले कर रहे हैं। मैं आपको कुछ इसके न्यूज आइटम भी पढ़ के बताता हूं। टाटा ग्रुप succeeding with its bid to take over an iPhone assembly plant in southern India would give a boost to the country's ambitions to become an electronics manufacturing hub, a top executive at the conglomerate software services arm said. अब ये देखिए ना, ये बात है कि इन्होंने क्या करा है टाटा वालों ने, मैं आपको बताता हूं। ये लोग घुस गए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, टाटा, ठीक है? और ये टाटा का प्लांट है जो टाटा ने बोला है कि हम इस प्लांट को ले रहे हैं। $128 अरब का है टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप का यह कहना है कि अगर हम इसमें पड़ गए, जो कि वो पढ़ रहे हैं, टाटा ग्रुप से अप्रूवल आ गया है, वो फैक्ट्री ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एप्पल से बात चल रही है इनकी। टाटा कह रहा है कि जब हम इसमें पड़ेंगे ना तो पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हम इंडिया में लेकर आएंगे। हम सिर्फ ये नहीं कि यार फोन बना दो, नो नो नो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सिर्फ कि फोन बना दो। वो कह रहे हैं सिर्फ फोन बनाने तक महदूद नहीं है। फिर जब एप्पल बनेगा तो टॉप एंड, क्योंकि एप्पल से बढ़िया, एप्पल से अच्छी टेक्नोलॉजी और किसी फोन की नहीं, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद एप्पल यूज करता हूं और एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है जबरदस्त है। इट्स एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। जिस तरीके का उसका इंटरफेस है, जिस तरीके का उसका सॉफ्टवेयर है, राइट? वो कह रहे हैं कि जब एप्पल आएगा ना तो फिर इकोसिस्टम क्रिएट होगा भारत में, फिर जॉब्स क्रिएट होंगे और काफी और भी चीजें हैं।
हजारों लोगों को जॉब्स देने की बात हो रही है, ये एक चीज है, लेकिन बात सिर्फ जॉब्स की नहीं है। ये जो हजारों लोग, 20, 30, 40, पता नहीं कितने लोग, हजार लोग जो काम करेंगे, वो तो एप्पल की फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन इसके ओईएम्स होंगे, इसके सप्लायर्स होंगे, तो लाखों दर लाखों लोगों को जॉब्स मिलेंगे और भारत का रुतबा ऊपर होगा। अभी फिलहाल ही आई थिंक आधे ही साल में, अप्रैल से लेकर दिसंबर या ऐसे कुछ था, मैं देख रहा था कि $2.5 अरब के एप्पल फोन बना के भारत एक्सपोर्ट कर चुका है। 2.5 अरब के, और ये भी शुरुआती दिन है। आप देखिएगा ये 10, 15, 20, 30 अरब पे जाएगा ये धीरे धीरे। तो ये भी भारत के लिए फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है, और क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी का दोस्तों एक बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है। मुझे लगता है कि बहुत एक खुशाइन समाचार है, खुशाइन खबर है हमारे लिए। दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इंदौर में, मध्य प्रदेश। कुछ लोग उसको मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी बोलते हैं, कैपिटल भोपाल है, इंदौर को इकोनॉमिक कैपिटल भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ उसको मिनी बॉम्बे कहते हैं, और हिंदुस्तान का सबसे साफ शहर है वो, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। उसको कई सालों से अवार्ड मिल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत की क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। एनीवे, यहां पे ये प्रवासी भारतीय आए, वहां से सब लोग आए, वहां पे इंदौर में रहे, और वहां पे इन्होंने कुछ बातें करी हैं मिनिस्ट्री ऑफ दिस थिंग फाइनेंस के साथ, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि आप आइए और लोकल बिजनेसमैन के साथ पार्टनर करिए। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट जस्ट टू सेंड रेमिटेंसेस, आप पार्टनर करिए और आप अपने बिजनेसेस भारत में लेकर आइए। ये बात करिए, मेक इन इंडिया बाय एनआरआईज। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एनआरआईज हैं, लोग ये कहते हैं कि शायद खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भारतीय हैं वो सबसे सक्सेसफुल एथनिसिटी माने जाते हैं। सबसे ज्यादा कमाई इनकी है, सबसे ज्यादा रुतबा इनका है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स इनके पास हैं, इनका जबरदस्त मतलब जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो पर कैपिटा जो इनकी अर्निंग है वो सबसे ज्यादा है, ऐसा लोग बताते हैं। तो उनसे ये बोला है कि भाई आप बिजनेसेस कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू हैव पार्टनर्स इन इंडिया एंड व्हाई डोंट यू डू बिजनेस इन इंडिया। दुनिया इंडिया में बिजनेस कर रही है, राइट? दुनिया की ऐसी कौन सी फॉर्च्यून 500 कंपनी नहीं है, फॉर्च्यून 500 कंपनी जिसका इंडिया में ऑफिस, मतलब 90% का तो होगा ही इंडिया में ऑफिस। बैंगलोर में नहीं होगा तो दिल्ली एनसीआर में नहीं होगा तो हैदराबाद में होगा, कैलकाटा में होगा, कहीं ना कहीं तो है ही इसका ऑफिस इनका। मुंबई में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो आप आइए इधर करिए। और उन्होंने एक और अनाउंसमेंट करी जो बड़ी खुशखबरी की बात है कि यार 2022 में जनवरी टू दिसंबर $100 अरब भेजे हैं जो प्रवासी भारतीय हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उन्होंने $100 अरब इधर भेजे। आप समझ लीजिए $100 अरब। $100 अरब। कुछ ऐसे मुल्क हैं जो कि $1 अरब के लिए तरले करते हैं, $1 अरब के लिए वहां पे भीख मांगते हैं। यहां पे $100 अरब भेज के खत्म कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस। और मैं कहता हूं, मैं एक बात मानता हूं एनआरआईज के बारे में, अमेरिका में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, यूरोप में रहते हो, न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी दुनिया में रहते हो, अफ्रीका में है, हर जगह, कौन सी जगह नहीं है जहां पे इंडियंस नहीं है। ये जो कम्युनिटी है ना एनआरआईज की, ये कैसे सक्सेसफुल हो गई बाहर जाके? हाँ, और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये कैसे हो गई? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉलिड मिडिल क्लास वैल्यूज। पढ़ाई करो, मेहनत करो, सर नीचे करके लगे रहो, यू विल गेट सक्सेस। ये इस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। एबिलिटी टू इंटीग्रेट। आप कई देखिएगा, कई लोग जाते हैं अपनी छोटे छोटे उसमें गेटोज में रहते हैं, लेकिन जो इंडियंस बाहर जाते हैं वो सबसे घुलते मिलते हैं। जिस भी मुल्क में जाते हैं वहां के बन के हो जाते हैं, घुलते मिलते हैं। सो दे आर मोर एम्बेडेड इन द सोसाइटी। आप कभी भी देखिएगा हिंदुस्तानी जाएगा ना, वहां पे घुला मिला होगा सबके साथ, उसके 10 किस्म के दोस्त होंगे। सबके साथ ऐसा नहीं है। मेनी पीपल गो एज इकोनॉमिक रेफ्यूजीज एंड देन दे ट्राई टू इम्पोज द सेम सिस्टम्स देयर विच आर प्रेवलेंट इन देयर कंट्रीज। जिस चक्कर में वो अपने मुल्क से भाग कर गए थे ना अमेरिका, वही वहां पे लागू करने की कोशिश करते हैं। पर इंडियंस ऐसे नहीं है। इंडियंस ये नहीं कहते कि वहां पे हम हिंदुस्तान बना देंगे, नहीं, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। विच इज वाई इंडियंस आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड, इंडियन एनआरआईज आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड। क्राइम उनका ना के बराबर है, अर्निंग उनकी सबसे ऊंची है, रिस्पेक्ट उनकी सबसे ऊंची है, टॉप कॉर्पोरेट्स में वो लोग हैं, टॉप प्रोफेशनल्स हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। उनके माँ बाप की दुआएं हैं, उनके पास आशीर्वाद है माँ बाप का, मेहनत करते हैं और अपना झंडा गाड़ के आते हैं। और जब भी झंडा गाड़ते हैं ना, वाइल दे मे बी लॉयल टू अमेरिका, दे मे बी लॉयल टू कनाडा, पर उनके दिल में हिंदुस्तान है और भारत के लिए बहुत कुछ करते हैं ये लोग। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात हमें माननी पड़ेगी और हम उनको सैल्यूट करते हैं।
अच्छा दोस्तों, अभी भी वीज़ा की रैंकिंग्स निकली हैं दोबारा, पासपोर्ट की रैंकिंग्स जो होती है ना, कि इसेंशियली रैंकिंग ये होती है कि आपको कितने मुल्कों में इज्जत मिलती है आपके पासपोर्ट को, आप बिना वीज़ा के कितने मुल्कों में जा सकते हैं, राइट। तो सबसे ऊंचा है जापान का पासपोर्ट नंबर 1 पे, जहां पे आप मैक्सिमम जगह आप जा सकते हैं विदाउट वीज़ा। आप बस लैंड कर जाइए, वहां पे वीज़ा ऑन अराइवल है आपके लिए, आपको मांगना नहीं पड़ेगा वीज़ा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे नीचे अफगानिस्तान, 27 डेस्टिनेशंस, 27 मुल्कों में अफगानिस्तान के लोग जा सकते हैं। उसके ऊपर है इराक के 29 डेस्टिनेशन में जा सकते हैं इराक के ऊपर है सीरिया, जहां पे 30 डेस्टिनेशंस पे जा सकते हैं। 32 डेस्टिनेशन के साथ है आपका, हमारा, हम सबका प्यारा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान जो है 109 कंट्रीज में 106 नंबर बॉटम पे है। इन अ लिस्ट ऑफ 109 कंट्रीज, पाकिस्तान इज एट द वेरी बॉटम। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को यह सोचना चाहिए कि ठीक है, अफगानिस्तान में बहुत माहौल खराब है, वहां पे तालिबान है, सीरिया, ये सब, बट अगर कोई ये बोले कि साहब सोमालिया का पासपोर्ट आपसे अच्छा है, यमन का पासपोर्ट आपसे अच्छा है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पाकिस्तान को सोचना चाहिए। हम एटमी ताकत हैं और हमें जज्बा बहुत है और हमारा ईमान बहुत मजबूत है। देखो, ईमान मजबूत होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा पासपोर्ट मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा रुपया मजबूत होना चाहिए। ईमान तो सभी का मजबूत होता है, किसी का ईमान खराब नहीं होता, ईमान हर एक इंसान का मजबूत होता है। पर बार बार ये कहना कि हम एटमी ताकत हैं, हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, हमारे जुनूनी लोग हैं, इन सब की भाई जीरो वैल्यू है। कोई नहीं पूछ रहा तुम जुनूनी हो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, कमजोर है। लोग सिर्फ एक चीज देखते हैं, पैसा है, डॉलर है, पासपोर्ट कितना मजबूत है। आई थिंक यहाँ पे फोकस करे पाकिस्तान तो आगे जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान अगर करना चाहे, अच्छी लीडरशिप मिले तो जा सकता है। लेकिन वो फोकस उनका वही है ना कि हमारा ईमान बड़ा मजबूत है, वो उसी में रहते हैं, तो उससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो पाती। आप देखिए किस तरीके से, आप ये देखिए यहाँ पे यमन और सोमालिया भुखमरी के लिए माना जाता है। सोमालिया किस चीज़ के लिए सोमालिया रिकॉग्नाइज्ड है? सोमालिया इसलिए रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि पायरेट्स हैं वहाँ पे, जो समुद्री लुटेरे हैं, उसके लिए सोमालिया बड़ा फेमस है कि आते जाते जहाज़ों के ऊपर अटैक कर दिया, उनसे पैसे वैसे छीन लिए। दैट इज़ वाई सोमालिया का भी पासपोर्ट की इज्जत आपसे ज़्यादा। सोमालियन पासपोर्ट इज एक्सेप्टेड इन 35 कंट्रीज वीजा फ्री। यमन 34। आप यमन और सोमालिया से भी गए गुजरे, तो फिर ये सोचने की बात है कि मामला संगीन है और कई सालों से ऐसा संगीन चल रहा है मामला। देयर इज नो एफर्ट टू अपग्रेड, देयर इज नो एफर्ट टू इंप्रूव। ठीक है, इमरान खान साहब की, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला है कि यार जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये बड़े इर्रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पे हम जंग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। खान साहब का कहना है यार कि देखो, अगर आपने जंग करी ना अफगानिस्तान के खिलाफ, तो एक नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टेररिज्म शुरू हो जाएगा। और यहां पे मुझे लगता है इमरान खान ठीक बोल रहा है। आई एग्री विथ हिम। मैं कई बार उनकी बातें नहीं मानता हूं, लेकिन ये बात, देखो, आप अफगानिस्तान पर अटैक करो, ठीक है, और अफगानिस्तान के पास तो वो हथियार नहीं है ना जो पाकिस्तानी मिलिट्री के पास है। वो ठीक है, अमेरिकन ने उनके पास वेपन छोड़े, पर वो कौन से वेपन है? कौन से वेपन हैं? कोई फाइटर जेट थोड़ा ना छोड़ गए उनके लिए, कोई एयर डिफेंस इक्विपमेंट थोड़ा ना छोड़ गए। वो तो गाड़ियां हैं, हमवीज हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, ठीक है, स्मॉल आर्म्स हैं, ज्यादातर उसमें स्मॉल आर्म्स है, ज्यादातर स्मॉल आर्म्स है। कुछ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से क्या कर लोगे? इट्स नॉट लाइक एन अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप। आप कर क्या लोगे उससे इतना ज्यादा? ठीक है, इट्स वेरी गुड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसमें से आधे काम नहीं कर रहे, कुछ उन्होंने रिवायर करके, कुछ रिपेयर शिपेयर करके उन्होंने वापस एयरवर्दी करा है उनको। बट इफ यू फाइट अगेंस्ट अ कन्वेंशनल आर्मी, अगर अफगान तालिबान एक कन्वेंशनल आर्मी यानी पाकिस्तानी फौज से लड़ता है तो क्या होगा? ऑब्वियसली फाइटिंग अगेंस्ट अ कन्वेंशनल आर्मी इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर वो क्या करेंगे? बेसिकली ये लोग गुरिल्ला फाइटर्स है ना, अफगान तालिबान। ये कन्वेंशनल वॉर तो जानते नहीं है ये लोग। इनका ऐसा थोड़ा ना होता है, सेक्शन है, प्लाटून है, कंपनी है, बटालियन है, उसके ऊपर ब्रिगेड है, डिवीजन है, कोर। दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर लूजली हेल्ड। ये होमोजीनियस तो नहीं है मामला तालिबान का। फिर तालिबान क्या करेगा? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, फिर ये टेररिज्म करेंगे पाकिस्तान के अंदर। यही इमरान खान बोल रहा है। इमरान खान, मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं अक्सर इमरान खान के खिलाफ बात करता हूं। इमरान खान के खिलाफ मैं ये बात करने की कोशिश करता हूं कि इमरान खान जो है वो गलत कह रहा है। मैं तनकीद करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में इमरान खान इज एब्सोल्युटली राइट, गलत नहीं कह रहा हुआ।
आप अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, आप अफगानिस्तान के ठिकानों के अंदर बम मारेंगे, वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके पास हवाई जहाज नहीं है पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब करने के लिए। दे विल यूज अदर मीन्स ऑफ टेररिज्म। और इसमें इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है बंदा, ही इज राइट। ये सौदा थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा पाकिस्तान को इफ दे डिक्लेयर वॉर। अच्छा, एक और चीज, ये शहबाज शरीफ लोग गए और वहां पे ना ये जिनीवा गए, तो ये शहबाज शरीफ ने ट्वीट करा है कि नथिंग बिग कैन बी अचीव विदाउट हार्ड वर्क। द सक्सेस ऑफ रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस owes itself to excellent teamwork. I commend Bilawal Bhutto, who led the Foreign Office team superbly, Ehsan Iqbal, Sherry Rahman, Ishaq Dar, Maryam Aurangzeb and Hina Rabbani for the dedicated efforts. तो ये उन्होंने बोला है कि पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोला है कि साहब आप लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और हाथ में आपके कुछ नहीं आया, पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है नहीं, और आप लोग ऐसे खुला खर्चा कर रहे हैं वहां पे जाके। 5-6 तो आपके कैबिनेट मिनिस्टर चले गए, फिर उनके अल्ले तल्ले 100 किस्म के लोग जाते हैं वहां पे। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी। अच्छा, मैंने एक बात देखी कि भारत के पास पैसा है, लेकिन भारत में कभी इतने लोग नहीं जाते भारत में। डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे, उनके साथ 4-5 लोगों की टीम जाएगी, बस दैट्स इट। जितना ये लोग जेनेवा में पैसे मांगने के लिए भेजे ना लोग, मैं आपको ऑनेस्ट, मैं कोई इमरान खान की तारीफ नहीं कर रहा और ना मैं फवाद चौधरी की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, मोदी जी इतने लोग नहीं ले जाते अपने साथ। मैं बता रहा हूं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने साथ इतने लोग नहीं ले जाते जितने ये पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों, क्या है इनका। मोदी जी जाते हैं, उनके साथ आप देखेंगे मोदी जी कहीं गए तो उनके साथ 2 लोग होंगे हर समय, एक डॉक्टर जयशंकर होंगे और एक एनएसए अजीत डोवाल साहब, ये 2 बंदे होंगे इनके साथ, और एक आध कोई और होगा, दैट्स इट। बाकी जो उनका स्टाफ स्टूफ है। ये शहबाज शरीफ गए, इतने तो 7-8 तो अपने साथ कैबिनेट मिनिस्टर ले गए, फिर इनके स्टाफ, इनका ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे स्पेंड। ये जो पाकिस्तान कह रहा है ना यार, हमें जेनीवा से इतना पैसा मिल गया और ये मिल गया, ऐसा मिल गया, इतना $10 बिलियन की बात कर रहे हैं, कोई 10 अरब डॉलर, यार इसमें ना थोड़ा सा लोचा है। बात यह है कि ये आपको एक साथ नहीं मिलेगा, पहली चीज, ये आपको किश्तों में मिलेगा, ऑलराइट, ये आपको किश्तों में मिलेगा। तीसरी चीज, ये आपको कैश में नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ आपको कैश में मिले, बट हो सकता है कोई रिकंस्ट्रक्शन की बात करे, अपनी टीम भेजे रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई खाना भेज दे, कोई टेंट भेज दे, कोई दवाइयां भेज दे, इस तरीके से होगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इसमें ऑलरेडी बात हो गई है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की, क्योंकि पिछली बार जब चीन ने टेंट भेजे थे तो लाहौर के ब्लैक मार्केट में मिले थे वो टेंट, जब चीन ने भेजे थे, करीब 20-25 हज़ार टेंट भेजे थे चाइना ने, कि लोग यार खुले उसमें आसमान के नीचे सो रहे हैं, कम से कम हमारे पाकिस्तानी भाई टेंट में तो सोएं। तो उसका ब्लैक करने लगे, तो लोग कह रहे हैं यार हम कैसे ट्रस्ट करें, हम आपको पैसे दे दें और आप ऐसा करते हो। तो ये चीज इमरान खान 2-3 बार बोल चुका है पहले, और यहां पे फिर मुझे इमरान खान से एग्री करना पड़ेगा। अब आप लोग मजाक मत करिएगा कि मेजर साहब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, नहीं, जो सच बात है वो हमें माननी चाहिए। इमरान की जो गलती है हम कहते हैं गलती है, जो सच बात है वो सच बात है। और इमरान खान 2-3 बार पॉइंट आउट कर चुका है कि जब अर्थक्वेक के पैसे थे वो कहाँ गए, वो पूछ रहा है, हिसाब मांग रहा है, वो जाहिर सी बात है, बंदा ऑपोजिशन में, हिसाब तो मांगेगा वो। तो वो कह रहा है कि ये लोग फिर गायब कर देंगे उसको। तो ये हमें देखना है कि वो जो पैसा है वो पाकिस्तान का जो गरीब है ना उसके पास पहुंचे, ये लंदन ना पहुंच जाए, ये पैसा दुबई ना पहुंच जाए, जिस भी सूरत में पहुंचे। एक और खबर है, दुखदाई खबर है पाकिस्तान से, ये कहते हैं अराउंड 7 मिलियन पीपल लेड ऑफ इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एसोसिएशन क्लेम्स। जो एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि करीब 70 लाख लोग का रोजगार चला गया है पाकिस्तान में। The current government does not have any policy to end various crises affecting textile producers and exporters. They said the industry is on the verge of closure as many units have already closed down. Several others are planning to either shut down or shift their production abroad. जो पाकिस्तानी यूनिट्स हैं, जो अच्छा पाकिस्तान में टेक्सटाइल ठीक ठाक बनता है, फिर भी द क्वालिटी इज ओके, इट्स एक्सेप्टेबल क्वालिटी, बाहर जाता है, अच्छी क्वालिटी है और टेक्सटाइल में। बट वो बात यह है कि पाकिस्तान में इतनी प्रॉब्लम्स है ना कि बिजली का दर इतना है, अब वो एलसी नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं खुल रहा, और वो बेचारा क्या करेगा उससे, वो पाकिस्तानी भी परेशान है। तो कह रहा है कि हम विदेश ले जाएंगे, पाकिस्तान में धंधा करने का कोई फायदा नहीं है। और कह रहे हैं कि 5,000 का जो लेटर ऑफ क्रेडिट है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आप जब माल मंगवाते हैं ना तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देना पड़ता है, कि इन द सेंस कि आई एम गुड फॉर दीज $1000s और दीज $millions, आई एम गुड फॉर इट, और आपको पेमेंट हो जाएगी, फिर वो
इस तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट कह रहा है $5,000 का भी रिफ्यूज कर रहे हैं। $5,000 कितना हो गया? $5,000 के कितना हो गया यार? 4 लाख, 4.25 लाख रुपए इंडियन। पाकिस्तान में कितना होगा? 10 लाख रुपए पाकिस्तानी। और 10 लाख रुपए के लिए भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। और वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो हमारे हैं वो तो $5 लाख के हैं, आप 5,000 का एलसी नहीं खोल रहे। इनका ये कहने का मतलब है कि आप हमारे लिए जब एलसी खोलोगे तब हम बाहर भेजेंगे, तब तो हम डॉलर कमा के आपको देंगे, क्योंकि ये मामला एक्सपोर्ट का है। पर आप एलसी नहीं खोल रहे तो हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, टेक्सटाइल फैक्ट्री के जो मालिकान है, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो सेल्फ डिफीटिंग एंटरप्राइज है यार, इसमें तो हार ही हार है पाकिस्तान की, आप ऐसा ना करें। तो पाकिस्तान में बड़ी शदीद प्रॉब्लम है, बड़ी परेशानी है पाकिस्तानियों को इस वक्त बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डॉलर। मुझे लगता है कि कहीं ना इनके सरकार की पॉलिसीज भी यार ऐसी हैं। ठीक है, पाकिस्तानी अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, इसका मतलब एक चीज तो है, अगर यूरोप और अमेरिका मेड इन पाकिस्तान कपड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी। क्वालिटी तो ठीक होगी, तभी तो अमेरिकन और यूरोपियंस एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, वरना फेंक देते वो। पर फेंक नहीं रहे ना, खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्वालिटी ठीक है। पर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सरकार की गलती है, सरकार फैसिलिटेट नहीं कर पा रही पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और आई थिंक ये सबसे बड़ा डेंजर है, क्योंकि आपको आसिम मुनीर साहब हैं, जो जनरल आसिम मुनीर, वो $5 अरब लेकर आ गए, लेकिन ये तो खत्म हो जाएगा ना फिर। ये तो कोई परमानेंट नहीं है, फिर जाएंगे फिर लेकर आएंगे, फिर जाएंगे फिर लेकर आएंगे, वो कर्ज आपके बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो $5 अरब लेकर आएंगे भाई, वो वापस करने किसी न किसी को। यू हैव टू रिटर्न इट टू पीपल। इट्स नॉट लाइक यू कैन कीप इट फॉर एवर एंड इट्स योर्स। इट्स नॉट अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ गिफ्ट। वो तो अमेरिका देता था ना गिफ्ट, इतने अरब डॉलर दे दिए, जाओ ऐश करो। बाकी लोग तो गिफ्ट नहीं दे रहे, बाकी लोग कह रहे हैं ठीक है आप रख लो अपने पास, इसका ब्याज भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान के लिए। इसमें ईरान की 2 खबरें हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि डेथ पेनल्टी के बारे में ईरान ने एग्जीक्यूट करा है, प्रोटेस्टर्स को डेथ पेनल्टी दी है और मार भी दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि स्टेट सैंक्शन किलिंग है, और ईरान जो है अपने आप को फालतू में एक प्रॉब्लम में डाल रहा है जो ईरान को नहीं डालना चाहिए। ईरान अपने आप को एक प्रॉब्लम में डाल रहा है, दुनिया से और आइसोलेट कर रहा है, जितना आइसोलेट है उससे और ज्यादा ईरान अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। और 5 साल की कैद ईरान ने दे दी है अकबर हाशमी रफसंजानी, जो ईरानियन प्रेसिडेंट था अकबर हाशमी रफसंजानी, उसकी बेटी को बोला है कि प्रोपेगेंडा कर रही है हमारे खिलाफ, और ये जो हिजाब वाला महासा अमीनी, जो कुर्दी लड़की थी 22 साल की, उसको सपोर्ट करने के चक्कर में इसने काफी सोशल मीडिया पे करा है। तो उसको बोला है कि हम तुम्हें 5 साल के लिए अंदर डाल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट है जो रफसंजानी, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसकी बेटी को ईरान ने 5 साल का जेल सेंटेंस सुना दिया है। तो दोस्तों आज की खबर यहीं पे खत्म होती है। मैं कल फिर आऊंगा आपके साथ एक वीडियो और शेयर करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य साहब ने ना 2-3 मतलब कि जो पाकिस्तान में चल रहे अब क्राइसिस जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उसी के बारे में बात की है। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का वो जो वीज़ा जो ना नीचे से 4थे नंबर के ऊपर पाकिस्तान का वीज़ा जो है ना रैंकिंग में आया है। तो पासपोर्ट सच पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे से 4थे नंबर की रैंकिंग में है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान 4थे नंबर के ऊपर रैंक कर रहा है नीचे से। तो इंडिया का मैं देखता हूं कि वो किस नंबर पे रैंक कर रहा है, क्योंकि वो इस वीडियो में नहीं दिखाया। तो बाकी ये पाकिस्तान की वो पाकिस्तानियों के लिए ये ना एक मतलब कि रिस्पेक्ट जो पाकिस्तानियों को दुनिया में मिलती है वो इससे पता चलती है कि 4थे नंबर के ऊपर पाकिस्तानी है नीचे से। तो हमसे तो अच्छा वो सोमालिया और एक और कंट्री था, तो वो ही ठीक है। मतलब कि वहाँ पर तो भूखमरी है, वहाँ पर तो खाने के लिए कुछ मिलता भी नहीं है। चले यहाँ पर कुछ तो कुछ मिलता है ना पाकिस्तान में, वहाँ पर तो कुछ मिलता भी नहीं है। वो भी हमारे से बेहतर है, पासपोर्ट उनका बेहतर है हमारे से रैंकिंग में। तो ये पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मुकाम है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से 4थे नंबर के ऊपर है। दूसरा, पाकिस्तान में जो अभी फूड क्राइसिस चल रहे हैं उसी के बारे में भी बात करते हैं। मगर पाकिस्तान में जो है ना इमरान खान ने बताया कि अगर आप तालिबान के ऊपर करते हो अटैक तो
मेजर गोरवारिया भी इमरान खान से एग्री कर रहे हैं कि अगर हम तालिबान के ऊपर अटैक करते हैं तो वो उनके पास वो वैसी जंग नहीं होगी कि वो उधर से जहाज़ लेके आएंगे तो यहाँ पर बॉम्ब फेंक कर चले जाएंगे वापस। वो ऐसे लोग हैं मतलब कि उनका दिमाग जो है ना वो दहशत गर्दी वाला दिमाग है। वो खुदकश धमाके ही करेंगे, सिर्फ उनकी यही है कि उनके लिए यही जिहाद होता है कि खुद को जैकेट बांधे और जाकर फट फट जाएं। तो ऐसे लोगों को आप रोक नहीं सकते, खुदकश धमाके को आप नहीं रोक सकते। दूर से आते हुए इंसान को तो आप पकड़ के जेल में डाल लेते हो, मगर खुदकश धमाके को आप नहीं रोक सकते। तो ये गलती जो है 2001 में भी आप लोगों ने, पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मुशर्रफ ने जो है ना इतनी बड़ी गलती की थी कि पाकिस्तान को जंग में धकेल के खुद यहाँ से अब वो चला गया 2007 में। मगर पाकिस्तानियों जो पता नहीं 80,000 या 70,000 जो पाकिस्तानी इस जंग में मारे गए और पता नहीं कितने अरब डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान भी हुआ है। 110 अरब या फिर 120 अरब या 150 अरब शायद। तो इतना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी नुकसान हुई है। और अमेरिका को क्या फ़ायदा ये हुआ कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के रास्ता इस्तेमाल करके तालिबान के साथ 20 साल जो है जंग लड़ता रहा, आखिर उसको भी डील करके यहाँ से जाना पड़ा। तो ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन जो इस चीज़ को आसान समझ रहे हैं या पाकिस्तानियों को दोबारा उस जहन्नम में धकेलना चाहते हैं, उनको हम खबरदार करना चाहते हैं कि ऐसे कामों से आप बाज रहें, अदरवाइज तुम भी पाकिस्तान में नहीं रह सकोगे। ये आज हम आपको बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान की पब्लिक बाहर आ गई ना तो आप लोगों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बाकी मेजर गोरवारिया साहब ने ऐसी और भी मतलब कि इनकी ये वाली वीडियोस देखकर इतना मतलब कि नॉलेज मिलता है कि हमें जो नहीं मालूम था, अब ये बातें मुझे नहीं मालूम थी तो ये मुझे पता चली। अब पाकिस्तान में फूड क्राइसिस चल रहा है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो तब पाकिस्तान में जो है ना वो लंगर लगाए जाते थे कि पब्लिक जो गरीब आवाम होती थी वहाँ पर जाकर आराम से इज्जत से रोटी खाती थी और उनको रहने के लिए जगह भी मिलती थी। मगर इन लोगों ने आते ही वो लंगर खाने बंद कर दिए। जो आज पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में लगकर सिर्फ 5-5, 10-10 किलो आटे के लिए पूरा पूरा दिन लाइनों में लगते हैं और फिर जाकर कहीं आटा मिलता है। और अक्सर तो भगदड़ मचने की वजह से वहाँ पर कदमों के नीचे या लोगों के पाँव के नीचे आकर 1-2 लोगों की अमवात भी हो चुकी है। तो तीसरी ये बात की मेजर गोरवारिया साहब ने कि पाकिस्तान को जो बाहर से इमदाद मिलती है, मतलब कि अभी फ्लड आया था उसके लिए इमदाद मिली थी, तो उसको गवर्नमेंट ने कहाँ यूज़ किया अभी तक उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला। मगर हम जो नज़र आता है वो यही है कि सिंध में अभी भी लोग वैसे ही खुले आसमान तले पड़े हुए, इतनी ठंड में ना तो उनके पास कुछ खाने के लिए ना उनके पास घर है। तो वो जो टेंट जो चाइना ने दिए थे वो भी फजलुर रहमान, वो जो मोटा मौलवी जो है ना इस्लामिक मतलब कि खुद को इस्लामिक लोगों का ना एक सरबराह कहता है या फिर मतलब कि इस्लाम का ठेकेदार जो मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने वो टेंट अपने जलसे में इस्तेमाल किए और टेंट वो नीचे बिछाए हुए थे और ऊपर कुर्सियां रखकर वो बैठे हुए थे। ये खुद को मतलब कि मौलाना समझते हैं और बाहर से आई हुई अमदाद को जैसे उन्होंने इस्तेमाल किया, ऐसे तो वो जहन्नमी कोई इंसान भी नहीं करता होगा, जो गुनाहगार होगा वो भी ऐसा नहीं करता होगा जैसा ये मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और उसके जो वो इस्लाम के जो ठेकेदार खुद को समझते हैं। ऐसे लोगों की वजह से एक तो इस्लाम बदनाम होता है, दूसरा पाकिस्तान का इमेज भी खराब होता है। तो इन लोगों की जो वहाँ पर इंसल्ट हुई जब ये इमदाद लेने गए कि हमें इमदाद दो, भीख दो कि हम लोगों की मदद करें, मगर वो इमदाद जितनी भी मिली है वो गरीब आवाम तक नहीं पहुँचेगी। ये मैं आज भी आपको कंफर्म कर रहा हूँ, जब मिल जाएगी इनको तब भी आप देख लेना वो पब्लिक के पास नहीं पहुँचेगी, इनके अकाउंट्स में ही जाएगी। कि आज तक 75 साल में पाकिस्तान की पब्लिक को मतलब कहीं से भी कोई भी इमदाद आई है तो वो कभी भी पब्लिक को नहीं मिली, इन लोगों ने अपने ही अकाउंट्स बढ़े हैं। तो यहाँ तो फिर वो नवाज शरीफ ले जाएगा, जरदारी ले जाएगा, सिर्फ यही लोग मतलब ये माफिया हैं। पाकिस्तान की पब्लिक को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज कि जैसे अब 75 साल से
रेंग के जो है ना आप अपना गुजारा कर रहे हो ना, तो अगले 75 साल भी रेंगना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि खुद को उठाओ, खड़े हो और इन लोगों के खिलाफ जो है ना अपनी आवाज़ बुलंद करो। तो बाकी आप इंडिया से भी सबक सीख सकते हो, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कैसे डेवलप किया और हमने अपनी इकोनॉमी का क्या हाल किया। इसमें सबसे बड़ी गलती हम पब्लिक की है, क्योंकि हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और इतना हमें एजुकेशन हमारी इतनी है कि हम इनसे ही जूते खाते हैं और फिर वोट भी इनको ही डालते हैं। तो ये आपको जूते भी मारते हैं, वोट भी आपसे लेते हैं। तो यही मतलब कि इंसान में और जानवर में जो है ना यही एक सोच की फ़र्क होता है कि वो इंसान सोच सकता है और जानवर सोच नहीं सकता। तो यही दोनों में फ़र्क होता है कि ये हमें जानवर समझते हैं और जूते भी मारते हैं, वोट भी हमसे लेते हैं और 75 साल से यही निज़ाम चल रहा है। इस निज़ाम को अब बदलना होगा। आप ऐसे इंसान को देखें कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो फ़िलहाल अभी इस वक्त एक ही इंसान जो है ना पाकिस्तान के हक़ में लगता है, उसकी बातें जो पाकिस्तान के हक़ में, अब वो भी जो पहले जो पाकिस्तानियों को जूते मार चुके हैं वो भी ऐसी ही बातें करते थे, मगर अब देखते हैं कि ये इंसान जूते मारता है या फिर पाकिस्तानियों को इस मसले से निकालता है। तो वो है इमरान खान। तो इमरान खान ने बेशक वो एक उसका माजी जैसा भी है, मगर फ़िलहाल वो पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए ताकि इन 13 पार्टीज़ और जो इनको लेकर आने वाले जो 75 साल से पाकिस्तान में ये ज़मीनें काट काट कर बनाते हैं घर, DHA वाले हुक्मरान, उनके DHA वालों के, उनको भी थोड़ा सा उनके ऊपर भी पब्लिक को हाथ जो है ना वजनी रखना पड़ेगा, ताकि वो जब पाकिस्तान पब्लिक को जो है ना अपने जूते के नीचे रखते हैं, अब उनको ही बारी है कि उनको हम उनकी औकात में रखें। तो आपको इस वीडियो में मेजर गोरवारिया की बातें सुनकर कुछ तो कुछ सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को, कि मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी अपने पाकिस्तानियों को गाइड करना होता है। तो आप कुछ ना कुछ इससे ज़रूर पॉजिटिव चीज़ निकाला करें। ये ना सोचा करें कि वो इंडियंस हैं तो वो हमारे खिलाफ होंगे या वो हमारे दुश्मन, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियंस हमारे दुश्मन हैं। ऐसे दिमाग जो है ना, ये जो थिंकिंग है आप अपनी ख़त्म करें कि हमने दुश्मन 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 करके इंडिया को, आज हमारा हाल देख लें और इंडिया की इकॉनमी का हाल देख लें, इंडिया की एजुकेशन देख लें, पाकिस्तान की एजुकेशन देख लें, इंडिया की जो है ना फार्मिंग देख लें, कि पाकिस्तान की फार्मिंग देख लें, जो पाकिस्तान में सब्जियां उगती हैं उनका क्या रेट होता है, इंडिया में उगने वाली चीज़ों का या वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनका क्या रेट होता है। बाकी इंडिया में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो होगी उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो इंडिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब भी लेके आएगी, कि वो सिर्फ आईफोन मोबाइल की हद तक नहीं रहेगी, लैपटॉप, आईफोन, उसकी वॉचेस और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब आईपैड वगैरह जो है ना वहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा। तो इसमें एक तो इंडिया में इन्वेस्ट बढ़ेगी और ज़बरदस्त काम होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।